नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रादेशिक भूगोल के बारे में। तो रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में हमको क्या क्या चीज़ इस लेक्चर में समझने हैं। तो भूगोल क्या है और विश्व को समझने में इसका महत्व क्या है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि पृथ्वी हमारी किस तरह की बनी हुई है और इस पे जो रेखा जाल की स्थिति होती है जिसको जनरली हम लोग ग्रेटिक्यूल कहते हैं, तो इस ग्रेटिक्यूल की लोकेशन कैसी है। और ग्रेटिक्यूल के ही पार्ट के रूप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को समझेंगे। ग्रेटिक्यूल के ही रिफरेंस में टाइम जोन किस तरह से बढ़ते हैं पृथ्वी के ऊपर, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, और प्रदेश की संकल्पना क्या होती है, और विश्व का प्रादेशिक भूगोल किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है कि भूगोल और विश्व को समझने में इसका महत्व, तो पहले टॉपिक में सबसे पहले हम भूगोल की डिफिनीशन को देखते हैं। जियोग्राफी इज द स्पेशियल स्टडी, और ये स्पेशियल स्टडीज या स्थानिक अध्ययन किस चीज का होता है? पृथ्वी के सतह पे पाए जाने वाले प्रतिरूपों का। क्लास 11 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर और क्लास 12 की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, इसमें भूगोल की संकल्पना को हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो पृथ्वी तल के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन में भूगोल क्या क्या अध्ययन करता है? तो वहाँ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या भौतिक विशेषताएं, और दूसरा वहाँ के निवासियों की संस्कृति, तो किस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण हो चाहे मानवीय पर्यावरण हो। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड है, तो इनकी स्टडी करते हैं। और जो भी परिघटनाएं हैं, तो इन परिघटनाओं को हम लोग दो रूपों में रख सकते हैं। एक है हमारा फिजिकल फिनोमिना और दूसरा है हमारा कल्चरल फिनोमिना। तो इन सभी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ ब्रह्मांड में हम पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो ये भूगोल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग में किस तरह से हमारी सहायता करता है। तो बेसिकली 4 ऐतिहासिक परंपराएं इसमें रही हैं। तो पहली परंपरा है स्थानिक विश्लेषण, और यह स्थानिक विश्लेषण किया जाता है प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही प्रतिरूपों का। इन स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन करने की जो वर्तमान विधा है, उसमें सबसे प्रचलित है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो रिमोट सेंसिंग मीन्स कि दूर से किसी भी आंकड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका एनालिसिस करना है कंप्यूटरों के नेटवर्क के माध्यम से, जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। तो यह तकनीक वर्तमान में किसी भी प्रतिरूप के विश्लेषण और उनके अध्ययन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसमें दूसरा अप्रोच है अर्थ साइंसेज। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी स्थलाकृतियां हैं, जलवायु है, पौधों और पशुओं का वितरण है, इन सब के बारे में पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो ये दो परंपराएं हैं। इसमें तीसरी परंपरा एरिया स्टडी, या इसको हम लोग कहते हैं रीजनल स्टडीज या प्रादेशिक अध्ययन। तो प्रादेशिक अध्ययन में किसी प्रदेश विशेष का अध्ययन किया जाता है और उस पर्टिकुलर रीजन प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये अंतर संबंध किसी भी प्रकार के प्रतिरूप को निर्धारित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। चौथी परंपरा हमारी रही है कि हम ह्यूमन और लैंडस्केप का इंटरेक्शन का अध्ययन करते रहे हैं। तो जो मानव और भूदृश्य के बीच अंतःक्रिया है, तो मनुष्य अपने प्राकृतिक भूदृश्यों से किस तरह से प्रभावित होता है और किस तरह उनमें परिवर्तन करता है। पृथ्वी के अध्ययन में प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये पर्टिकुलर इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूगोल बहुत सारे विषयों से सब्जेक्ट कंटेंट लेता है और उस सब्जेक्ट कंटेंट को पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करता है। तो इस तरह से हम पृथ्वी के बारे में भूगोल के माध्यम से जानते हैं। और इसमें भी जो प्रादेशिक भूगोल है, वो पृथ्वी के सतह के प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब पृथ्वी की सतह को हम अध्ययन कैसे करेंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करना बहुत ही दुरूह कार्य है, यूं कहें कि लगभग असंभव है। तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में रखा जाता है और फिर उन पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पृथ्वी की सतह पे एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जो ग्रिड बनता है, उसको हम लोग ग्रेटिक्यूल कहते हैं। तो ग्रेटिक्यूल बेसिकली ग्रिड पैटर्न को शो करता है जो अक्षांश और देशांतर से मिलता है। तो ग्रेटिक्यूल के रिफरेंस में जो कुछ भी अवस्थिति दिखाई जाती है, इसको कहा जाता है निरपेक्ष स्थिति। लेकिन जब किसी भी भूभाग को दूसरे भूभागों की तुलना में देखा जाता है, तो उसको सापेक्ष अवस्थिति कहते हैं।
और ये हमने इंडिया की लोकेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भारत की स्थिति श्रीलंका के उत्तर, नेपाल के दक्षिण और पश्चिम, चीन के दक्षिण और पश्चिम, पाकिस्तान के पूर्व और दक्षिण। तो इस तरह की जो लोकेशन होती है उसको हम लोग रिलेटिव लोकेशन या सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। तो ये जो बेसिकली ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड को हम लोग कहते हैं ग्रेटिक्यूल। और ये ग्रिड बनता कैसे है? तो ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, एक्चुअली अर्थ पे ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हमने अपने अध्ययन के लिए पृथ्वी को ऐसे बांट रखा है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमारी विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो अक्षांश रेखाएं पूरे पृथ्वी की सतह पे विषुवत रेखा, और ये हमारे उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में एक दूसरे के समानांतर खींची हुई मानी गई हैं। देशांतर रेखाएं या मेरिडियंस या इनको याम्योत्तर कहते हैं। तो ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई हैं। तो जब हम अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर कोणीय दूरियां होती हैं। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंसेज होते हैं वो कहाँ से मापे जाते हैं? तो ये कोऑर्डिनेट्स के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो जैसे ये इक्वेटर है, अगर अर्थ को यहीं से बीच से दो डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। और यहाँ पे है अर्थ का सेंटर, ये क्रस्ट मेंटिल और कोर में हमने समझा हुआ था। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो दैट इज 360 डिग्री का। तो ये लाइन सपोज 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे आएगा तो 90, यहाँ पे आएगा 180 और यहाँ पे आएगा 270 डिग्री, और फिर आके 360 डिग्री का एंगल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 0 डिग्री की जो लाइन है वो मानी गई है कि जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच जो लंदन में स्थित है, लंदन के ऊपर से गुजरने वाली रेखा को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। और 0 के जस्ट अपोजिट इस तरफ जो बैक साइड से आ रहा है अर्थ पे वो 180 डिग्री। अब पृथ्वी को हमने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, और इधर से इधर का जो डिस्टेंस हुआ वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ। उस केस में ये 270 नहीं होता, ये 90 वेस्ट होता है। तो इस तरह से देशांतर रेखाओं का ग्रिड बनता है। अक्षांशों का जो ग्रिड होता है, अक्षांश भी एंगुलर डिस्टेंसेज है। तो अक्षांश में अर्थ को हम सीधे यहीं से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से बीच से डिवाइड कर देते हैं। तो बीच से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह की सिनेरियो बनेगी। यहाँ पे ये अगेन कोऑर्डिनेट बना जो सेंटर से होके गुजरता है। तो यहाँ से जो इस लाइन से इस लाइन का एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री। तो अर्थ के ऊपर जहाँ भी 0 डिग्री का पॉइंट होगा उस पॉइंट को मिलाने पे सबसे बड़ी रेखा बनती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर या विषुवत वृत्त। अब यहाँ से एंगुलर डिस्टेंसेज हमको नापने हैं जो जाता है मैक्सिमम कहाँ तक, 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री पे हमारा पोल स्थित है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड किया था पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में, उसी तरह से यहाँ पे डिवाइड किया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी डिवीजन किया गया है। तो यहाँ से जो 0 डिग्री की लाइन है, सपोज ये 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री की लाइन जहाँ पे टच करती है उस पूरे सरफेस को जब हम मिलाएंगे तो हमारी 10 डिग्री की लाइन होगी। जैसे यहाँ पे है 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री एंगल कहाँ से है, सेंटर पे विषुवत रेखा से ये एंगल है ये 20 डिग्री का। इसी तरह से 40 डिग्री, तो ये एंगल है हमारा 40 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का, और फाइनल जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पे पोल होते हैं और 90 डिग्री जस्ट एक पॉइंट होता है। इसी तरह से हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो 0 to 90 डिग्री का एंगल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 to 90 होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अक्षांश वृत्तों का मैक्सिमम मान 0 to 90 डिग्री होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो। तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ग्रिड है ये, इस ग्रिड को हम लोग कहते हैं ग्रेटिक्यूल। तो किसी भी देश की या किसी भी प्रदेश की जब हम लोकेशन को ग्रेटिक्यूल की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अवस्थिति। तो इस ग्रेटिक्यूल से ग्लोब पे हम अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। लेकिन जब ग्लोब के अलावा जब मैप पे चलते हैं तो मैप तो 2 डायमेंशनल होता है और ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है। तो जब मैप की बात करते हैं तो मैप हमारा जब 2D होता है या किसी न किसी प्लेन सरफेस पे बना होता है, या तो कागज के किसी पीस पे हो या कपड़े पे हो या दीवार पे हो, तो इस ग्रेटिक्यूल को प्रोजेक्ट किया जाता है
और इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेप। इस प्रोजेक्शन को बनाने में या तो गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है या फिर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो जो प्रकाश के उपयोग से बनते हैं उनको संदर्श प्रक्षेप कहते हैं या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं, और जो गणितीय विधियों से बनते हैं वो नॉन पर्सपेक्टिव या असंदर्श प्रक्षेप कहते हैं उनको। जो लाइट की सोर्स से बनते हैं ये बेसिकली तीन तरह से बनते हैं। पहला है कोनिकल प्रोजेक्शन या शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा है सिलिंड्रिकल या बेलनाकार प्रक्षेप, और तीसरा है एजीम्यूथल या इसको खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कोनिकल प्रोजेक्शन है इसमें कागज का पीस कोन की तरह से, शंकु की तरह से बनाया गया है, और जो पृथ्वी का ग्रिड है वो ग्रिड उसकी छाया पड़ रही है इस पे। तो ये कुछ इस तरह से बन के निकलता है, और इस पे ये अक्षांश वृत्त हैं, और ये उत्तर से दक्षिण ये देशांतर की रेखाएं हैं। तो यहाँ पे किसी कंट्री की अवस्थिति को प्रदर्शित किया जा सकता है कि कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच वो देश बसा हुआ है। इसी तरह से ये बेलनाकार आकार में कागज लपेट दिया गया है पूरे ग्लोब पे। तो ये बीच में लाइट सोर्स होने से इसका जो प्रकाश फैला हुआ है, तो ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। ये अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्तों का जाल, और इसमें किसी एरिया को हम शो करते हैं कि ये एरिया कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये विस्तृत है। इसी तरह से जो एजीमुथल प्रोजेक्शन है, तो एजीमुथल या जो खमध्य प्रक्षेप है उसमें माना जाता है कि जो समतल सतह का पॉइंट है वो कहीं एक जगह बिंदु पे टच करता है। तो जैसे पोल पे टच करे या इक्वेटर पे टच करे या कहीं ना कहीं टच करे, तो फिर लाइट की सहायता से इस प्रोजेक्शन को तैयार किया जाता है। तो वो कुछ इस तरह से बनता है। यदि ध्रुव पे टच करते हैं तो कुछ इस तरह से अक्षांश रेखाएं बनेंगी, और फिर ये देशांतर रेखाएं बनेंगी, और फिर इनमें जैसे अंटार्कटिका वगैरह के मैप बनाने हैं तो वो मैप बनते हैं। अब इसी तरह के प्रक्षेप के मानचित्र के उदाहरण के रूप में हम लोग इस इमेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे है इक्वेटर या 0 डिग्री, ये लाइन 0 डिग्री को शो करता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वास्तव में ये एक पॉइंट है, लेकिन इस 90 डिग्री को इस मैप पे भी विषुवत रेखा के बराबर दिखाया गया है। तो सीधी सी बात है कि जो ये उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र हैं इनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो इनके क्षेत्रफल में या इनके शेप में विकृति आनी स्वाभाविक है, लेकिन हम अपनी सुविधाओं के लिए मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। तो इस मैप पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये 0 डिग्री या इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन या मुख्य मध्याह्न रेखा, इस मुख्य मध्याह्न रेखा से पूरब की तरफ 180 डिग्री तक ये पूर्वी गोलार्ध है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में 180 डिग्री तक ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री, ये जो सेंटर पे एंगल बना था वो एंगल पूरा हो जाता है। अब इसके जस्ट अपोजिट साइड 180 डिग्री की लाइन होती है। जब ग्लोब पे देखते हैं किसी भी गोले एरिया पे, तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 होगा। इस 0 डिग्री से उत्तर चलने पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 के दक्षिण चलने पे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैप पे उत्तर जनरली ऊपर की तरफ होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, पूरब होता है हमारे राइट हैंड साइड, और पश्चिम होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम समझते हैं कि क्लाइमेट और लैटिट्यूड में क्या कोरिलेशन है, यानी किस तरह से जलवायु अक्षांश से प्रभावित होता है। जो पृथ्वी का अक्षांशीय विवरण है वो इक्वेटर से लेके 90 डिग्री तक यानी पोल तक जो पृथ्वी अपनी कक्षा पे झुकी हुई है, और कक्षा तल के साथ ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पूरे वर्ष भर लंबवत नहीं चमकती हैं। कभी ये विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ चमकती हैं, कभी ये विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ लंबवत चमकती हैं। लेकिन जो इनकी मैक्सिमम लिमिट है वो लिमिट है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। और इन्हीं दोनों के बीच में सूर्य की किरणें कभी न कभी लंबवत पड़ती रहती हैं, और इस कारण इस जोन में तापमान पूरे वर्ष भर काफ़ी ऊंचा रहता है, और पूरे वर्ष भर ऊंचा रहने के कारण ये ट्रॉपिकल जोन है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ने लगता है और सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती हैं। तो इस स्थिति में धीरे धीरे सूर्यातप की मात्रा कम होने लगती है, और सूर्यातप की मात्रा कम होने से टेम्परेचर जनरली कम होने लगता है।
तो इस जोन को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र। और यह टेम्परेट जोन की लिमिट उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त तक जो 66.5 डिग्री है, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे एटलस जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आर्कटिक सी है उत्तरी गोलार्ध पे, और उसके जस्ट अपोजिट अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो आर्कटिक सागर के कारण इस वृत्त को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और अंटार्कटिक महाद्वीप के कारण दक्षिणी वृत्त को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। इसके बाद ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल का क्षेत्र आता है। तो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में ठंडी काफी ज्यादा होती है, ये कोल्ड या फ्रिजिड जोन है। और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में बहुत ही ज्यादा ठंडी जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है। तो ये लैटिट्यूड से डिसाइड होता है कि हमारी पृथ्वी पे किस तरह की क्लाइमेट होगी, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के अनुसार ही सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पे प्राप्त होती है, और विषुवत रेखा से दूर जाने पे यह सूर्यातप धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी क्रम में हम समझते हैं कि टाइम जोन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती हैं। पूरे पृथ्वी को जब टाइम जोन में बांटा जाता है तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 1 घंटे का टाइम होता है। तो हर 1 घंटे पे टाइम जोन परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से पूरे 24 टाइम जोन को बांटने के लिए हम यूज करते हैं देशांतर रेखाओं को। तो ये अंतराल 15 डिग्री का आता है। और इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या जिसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच के ऊपर से पार होती है, उस रेखा के स्थानीय समय को हम लोग यूनिवर्सल टाइम या कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम या जुलू टाइम, इन चारों नामों से जानते हैं। और उसी लैंडमार्क टाइम से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। तो कोई भी टाइम जोन होता है किसी कंट्री का, वो जीएमटी आगे या पीछे प्लस या माइनस ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो सारे देशों का जो प्रामाणिक समय होता है जिसको वो देश अपने व्यवहार में यूज करते हैं वो अलग अलग होता है। जबकि किसी भी क्षेत्र का स्थानीय समय सूर्य की पोजीशन से डिसाइड किया जाता है, जबकि प्रामाणिक समय किसी लॉन्गिट्यूड का स्थानीय समय ही होता है, लेकिन वो पूरे देश के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। जैसे भारत का जो प्रामाणिक समय है वो प्रामाणिक समय है 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का टाइम। ये भारत के लगभग बीचों बीच रेखा गुजरती है। तो जो स्थानीय समय इस रेखा पर होगा वही पूरे भारत के लिए प्रामाणिक समय के रूप में स्वीकृत किया गया है। और हमारा भारत एक प्रामाणिक समय पे काम करता है। तो बेसिकली आज़ादी से पहले भारत में एक और प्रामाणिक समय था जिसको चाय बागान टाइम बोलते हैं। तो आज़ादी के बाद उस चाय बागान टाइम को, जो कि ब्रिटिशर्स जो उपनिवेशवादी लोग थे जिन्होंने चाय के बागान लगाए, उस समय को समाप्त कर दिया गया और भारत एक टाइम जोन को फॉलो करता है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कई सारे टाइम जोन को फॉलो करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो केवल एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। तो उनको हम इस मैप की सहायता से समझ सकते हैं। ये सारे टाइम जोन्स हैं, ये एक एक घंटे पे 24 टाइम जोन्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा इंडिया, ये एक टाइम जोन को फॉलो करता है। इसी तरह से हम चीन को देख सकते हैं। चीन का अक्षांशीय विस्तार भारत की तुलना में अधिक है, लेकिन चीन भी एक टाइम जोन को फॉलो करता है। लेकिन इनके विपरीत जब हम देखेंगे, जैसे कनाडा में हम देख सकते हैं 4 टाइम जोन है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका जो मेनलैंड है ये भी 4 टाइम जोन को फॉलो करता है। ये ब्राज़ील, हमारा ब्राज़ील के भी 2 टाइम जोन है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। रूस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। और ये सारे के सारे टाइम जोन यहाँ जो 0 डिग्री की लाइन है जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से पार हो रही है, इस टाइम जोन से इधर प्लस यानी ईस्ट की तरफ और लेफ्ट साइड ये वेस्ट की तरफ। तो जो इंडिया का IST है उसको लिखते हैं हम लोग 5 आवर्स 30 मिनट्स GMT, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे समय इंडिया का आगे चलता है। यानी अगर लंदन में रात को 12 बजेंगे तो हमारे इंडिया में 5:30 बजे सुबह होगी। और ये कारण ये है कि 82.5 डिग्री हम लोग आगे फॉलो करते हैं समय का। तो ये रिफरेंस लाइन है हमारे पूरे वर्ल्ड के टाइम के लिए। अब 0 के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री है यहाँ पे, इस 180 डिग्री के साथ एक रेखा फॉलो करती है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से है।
ये लाइन जनरली 180 डिग्री को फॉलो करती है, लेकिन ये कम्प्लीटली 180 को फॉलो नहीं करती, ये कई जगह पे मुड़ी है। और मुड़ने का कारण क्या है कि वो कई सारे देश ऐसे हैं कि जो 180 डिग्री पे ही स्थित हैं, तो एक ही देश में डिफरेंट डिफरेंट डे और डेट हो सकती हैं। इस कारण से इस रेखा को मोड़ दिया गया है। तो इस रेखा को जब हम और अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ रूस का भाग है, ये अमेरिका का भाग है। तो यहाँ पे इस रेखा को मोड़ दिया गया है ताकि रूस में अलग दिन हो, अमेरिका में अलग दिन हो। इसी तरह से जो छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स को बचाने के लिए इस रेखा को मोड़ा गया है। तो इस रेखा के दोनों तरफ दो अलग अलग दिन होते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, ये लिखा है मंडे यहाँ पे और इधर लिखा है संडे। तो कोई भी जहाज जब प्रशांत महासागर में पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की तरफ मूव करता है तो एक दिन वो गेन कर लेता है, और जब कोई पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाता है तो एक दिन उसमें बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे संडे है, यहाँ पे मंडे है, तो वो मंडे से संडे लिखेगा, और इस तरफ आएगा तो वो संडे से सैटरडे नोट करता है। यह लाइन 1884 में इंटरनेशनल मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस के दौरान डिसाइड की गई थी। इसके तहत सारे देशों के जलयान अपना कैलेंडर मेंटेन करते हैं जब वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं। लेकिन ये तिथि रेखा कोई लीगल तिथि रेखा नहीं है, और ऐसा नहीं कि सारे देश बाध्य हों इसको मानने के लिए। अब हम समझते हैं कि प्रदेश क्या है और पूरे विश्व के अध्ययन में इन प्रदेशों की भूमिका क्या होती है। तो प्रदेश बेसिकली एक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिसमें जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं उनमें समांगता पाई जाती है, और वो अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई प्रदेश है ए, उसमें जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं वो आसपास के बी प्रदेश से या सी प्रदेश से वो अलग मिलती हैं। और जहां इन तत्वों की, इन अंतर क्रियाओं की समानता पाई जाती है या कहें समांगता पाई जाती है, होमोजेनिटी, तो वो फिर से ए प्रदेश हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में समानताएं पाई जाती हैं, और इनका सीमांकन इस तरह से किया जाता है कि एक ये सेंस ऑफ प्लेस को या स्थान की भावना को ये मूर्त रूप दे सकें। इनकी सीमाएं विभिन्न आधारों पे परिवर्तित होती रहती हैं, और सीमा के आधार पे इनको तीन तरह से रख सकते हैं। पहला है हमारा औपचारिक या फॉर्मल रीजन। तो फॉर्मल रीजन्स में जो भी बाउंड्रीज होती हैं वो नियत होती हैं, जैसे कहीं पे भौतिक प्रदेश हो, कहीं पे राजनीतिक प्रदेश हो, आर्थिक प्रदेश हो, तो ये निश्चित होता है। लेकिन जो फंक्शनल रीजन होते हैं या कार्यात्मक प्रदेश होते हैं, उनकी सीमाएं डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर बेस होती हैं। जैसे सिटी रीजन हुआ तो शहर की विभिन्न विभिन्न सेवाओं का सीमांकन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, तो ये विशेष फंक्शन के आधार पे होते हैं। और तीसरा इसमें जो होता है वो वर्नाक्युलर या स्थानीय प्रदेश या अवधारणात्मक प्रदेश कह सकते हैं, जो लोगों के कंसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं एक वर्ड है मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं ये बहुत क्लियर नहीं है। ये अरबियन देशों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो एक परसेप्शन पे आधारित प्रदेश है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो जब विश्व के प्रादेशिक भूगोल की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कई प्रदेशों से युक्त बड़े बड़े परिमंडल पाए जाते हैं जिनको रेल्म्स बोलते हैं। तो इन रेल्म्स में कई सारे प्रदेश एक साथ समाहित होते हैं, लेकिन वो एक विशिष्ट क्षेत्र को धारण करते हैं और एक जैसी सामान्य भौगोलिक स्थिति को साझा करते हैं। तो विश्व में प्रादेशिकरण की शुरुआत इन रेल्म्स या परिमंडलों से होती है। तो ये परिमंडल पूरे वर्ल्ड में 11 हैं, और इन 11 परिमंडलों को हम इस मैप पे समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला परिमंडल है यूरोप का, तो यूरोप अपने आप में एक यूनिक एरिया है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेश समाहित हैं। दूसरा परिमंडल रूस का क्षेत्र है। तीसरा परिमंडल उत्तरी अमेरिका जिसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा परिमंडल मिडिल अमेरिका जिसमें केंद्रीय अमेरिका और मैक्सिको आते हैं। पांचवा दक्षिण अमेरिका। छठवां हम देख सकते हैं उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, ये एक तरह के परिमंडल हैं। सातवां परिमंडल सब सहारन अफ्रीका जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। आठवां परिमंडल दक्षिण एशिया के देश हैं जिसमें भारत और इसके पड़ोसी देश हैं।
नवा परिमंडल पूर्वी एशिया के देश हैं, जिसमें चीन है, जापान है, कोरिया है और मंगोलिया है। 10वां परिमंडल साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जिनमें कुछ मेनलैंड के देश हैं, कुछ द्वीपीय देश हैं जैसे इंडोनेशिया। और 11वां परिमंडल एशिया और पैसिफिक के देशों को सम्मिलित करके बनता है। तो ये कुछ बड़े बड़े परिमंडल हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेश समाहित हैं। और प्रादेशिकरण का जो आधार है वो अगर यूनिट को लिया जाए तो मेसो रीजन, माइक्रो रीजन, बहुत छोटे स्तर तक ले जा सकते हैं इसको। तो अब हम प्रादेशिक अध्ययन में पूरे वर्ल्ड में इन परिमंडलों के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड को इन परिमंडलों में बांट के उनकी रीजनल ज्योग्राफी का स्टडी किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।